हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जीएस बूस्टर के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आने वाले वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए और आरओ के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, जो टेस्ट वगैरह है, क्विज, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो सभी यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले गंगा एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है टोटल ओवरऑल लंबाई। मेरठ से प्रयागराज तक है ये। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसके बीच में पड़ते हैं, इनसे क्वेश्चन यूपी SSC में भी पूछा गया है और यूपी PCS के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ से ये नहीं गुजरा या फिर इनमें से किस ज़िले से होकर ये एक्सप्रेस वे नहीं जाता है। तो मेरठ से होकर जाता है। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन जिलों से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इनके अलावा कोई भी जिले दिए हुए तो वहाँ से नहीं गुजरेगा। तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। आरओ के एग्ज़ाम में, मतलब यूपी PCS के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है, यूपी SSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है। और पिछली बार जो पूछा गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो। तो नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई है 340 किलोमीटर लगभग, और ये चांद सराय जो कि लखनऊ में है वहाँ से लेकर हैदरिया गाँव गाजीपुर तक ये फैला हुआ है। और किस किस ज़िले से होकर जाता है? तो सबसे पहले लखनऊ, उसके बाद लखनऊ के बाद बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ और गाजीपुर, लास्ट में गाजीपुर तक ये जाता है। तो ये इतने ज़िले हैं जिनसे होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाता है। इनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि 296 किलोमीटर है। ये इटावा, औरैया, जालौन, ये ग्रीन वाला है, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट से होकर जाता है। और ये जो जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ इसको मैंने पहले भी दिया हुआ है, और अगर आप पेड ग्रुप में हैं, आरओ वाले में हैं, तो उसमें भी आपको दिया होगा। तो सभी GS के नोट्स लगभग सेम ही होते हैं, तो ये सब उसमें आपको UP GK वाले नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। मुख्यतः ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और झारखंड में भी अभ्रक मिलता है। झारखंड के कोडरमा में, ये बहुत फेमस है कोडरमा जगह, यहाँ पे अभ्रक प्राप्त होता है। इसके अलावा मोस्टली ये आंध्र प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, ये वीडियो के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन एग्जाम बचा है, अच्छे से यहीं से पढ़ लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो चूना पत्थर जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गुरुमा कनच बापूहारी जगह, जो कि मिर्ज़ापुर की जगह है, यहाँ पे पाया जाता है। और कजराहट जो कि सोनभद्र में है। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा वाले एरिया में, जो दक्षिण का एरिया है, दक्षिण पूर्व वाला एरिया, वहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है। कांच रेत, ये करछना जगह जो प्रयागराज में, वहाँ पे करवई, बांदा में और मऊ में कांच रेत मिलती है। इसके अलावा संगमरमर जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। फेल्सपार झांसी में, चाइना क्ले जो है बांदा और सोनभद्र में। इतने ही पूछे जाते हैं, इन्हीं में से घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा चाइना क्ले कहाँ मिलती है? तो बांदा और सोनभद्र में चाइना क्ले। यूरेनियम ललितपुर में। हीरा जो है बांदा में मिलता है। इसके अलावा हीरा जो है मोस्टली पन्ना जिले में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का है, तो उसी से सटा हुआ ये बांदा है, तो ये हीरा यहाँ पे भी प्राप्त होता है। सेलखड़ी झांसी में प्राप्त होता है। फेल्सपार और सेलखड़ी दोनों झांसी में। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पुस्तक और लेखक के नाम है, जैसे वॉर एंड वुमेन, ये किसने लिखी है? तो डॉक्टर MA हसन ने लिखी है। जादूनामा अरविंद मंडलोई ने लिखी है। स्पेयर जो है प्रिंस हैरी ने लिखी है। अभी PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 हेमंत विश्व शर्मा ने लिखी है। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड, ये फैजल फारूकी ने लिखी है। चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री, ये शेखर पाठक ने लिखी है। इसके अलावा विक्ट्री सिटी, ये सलमान रश्दी ने लिखी है। इसके अलावा द मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, ये अनुराग बेहर की रचना है। आगे बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कर्पूर बंजरी और प्रबंध कोश, ये जो इतने सारे यहाँ पे जो पुस्तकों के नाम लिखे हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कर्पूर बंजरी और प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का नाटक है। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त का है। सौदरानंद, बुद्ध चरित और शारीसूत्र प्रकरण, ये अशोक घोष का है। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, ये अशोक घोष का है, सौदरानंद, बुद्ध चरित और शारीपुत्र प्रकरण।
अगले यहाँ पे बात करेंगे अकबर के समय के चित्रकार कौन कौन से थे प्रमुख। तो मीर सैयद अली थे, दसवंत बसावन के नाम काफ़ी फेमस है, ख्वाजा अब्दुस समद थे और मुकुंद थे। ये इतने जो हैं अकबर के टाइम पे थे। इसके अलावा जहांगीर के टाइम पे चित्रकारिता जो है सबसे अपने चरम पर थी। मुगलों के टाइम में सबसे ज़्यादा चित्रकारिता जो है जहांगीर के टाइम पे होती थी और शुरुआत इसकी हुमायूं से ही हो गई थी। अकबर के पिता हुमायूं से ही चित्रकारिता की शुरुआत हुई थी, बाद में अकबर ने इसको बढ़ाया, उसके बाद जहांगीर के टाइम पे चरम पे थी। जहांगीर के टाइम के चित्रकार थे आगा रिजा, अबुल हसन को ही नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा उस्ताद मंसूर जिन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, फारूक बेग थे, गोवर्धन, दौलत मनोहर और मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद। कुछ ये जो स्टार्टिंग के 4 नाम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के टाइम के चित्रकार थे। नेक्स्ट बात करेंगे नदी और उसके आधुनिक नाम। तो पुराना नाम कुंभा जो नदी का था, वर्तमान नाम इसका काबुल है जो कि अफगानिस्तान की नदी है। परुशनी का नाम अब रावी है, वितस्ता का नाम झेलम है, सदा नीरा का नाम गंडक है, सतुद्री का नाम सतलज है और अस्किनी का नाम चिनाब है। ये नदियों के नाम याद होने चाहिए, इसको कई बार देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। अस्किनी का नाम चिनाब है, सतुद्री सतलज, वितस्ता झेलम, परुशनी रावी। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हीनयान है, बौद्ध महायान है, ब्रजयान है, इसके अलावा वज्रयान जिसको कहते हैं, वज्रयान है, थेरवाद है, नवयान है। हीनयान महायान ज़्यादा फेमस है। इसमें दोनों की विशेषता हमने बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में पढ़ी थी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था। अब कुछ और चीज़ें मौर्य काल के बारे में देख लेते हैं। जैसे भाग किसको कहते थे, तो उपज के हिस्से को भाग कहा जाता था। प्रवेश से कहते थे आयात कर को, निष्क्राम में कहते थे निर्यात कर को, प्रलय कहते थे आपातकालीन कर को, हिरण्य कहते थे नगद कर को, सेतुबंध सिंचाई कर को, विष्टि जो है निःशुल्क बेकार को कहते थे, क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, उपवास जो है काश्तकार को कहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे श्रेणी किसको कहा जाता था। तो शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहते थे। निगम जो है व्यापारियों के संगठन को, सार्थवा व्यापारी कारवां के प्रमुख को सार्थवा कहा जाता था। दारुल सिफा क्या होता है, ये सब जो ये चीज़ें हैं ये सब फिरोज शाह तुगलक के टाइम की हैं। तो दारुल सिफा जो है ये खैराती अस्पताल होता था। दीवाने खैरात दान विभाग होता था। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवाने दफ्तर ये रोजगार विभाग होता था। दीवाने बंदगान दास विभाग होता था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन का विभाग होता था। नेक्स्ट बात करेंगे बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो सुदर्शन नाम की एक झील थी जिससे संबंधित कई सारे राजा थे, तो उनमें से रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। और सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित थी। जूनागढ़ अभिलेख से इसके साक्ष्य मिलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन प्रथम का है। और ये जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उसी के टाइम पे निर्माण हुआ था। वहाँ का राज्यपाल तब पुष्यगुप्त वैश्य था, उसी ने इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त के टाइम पे। फिर पुनर्निर्माण इसका अशोक ने कराया था जब वहाँ का राज्यपाल तुषाफ था। इसके अलावा फिर जीर्णोद्धार किसने कराया, तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया जिसके टाइम पे वहाँ का राज्यपाल सुविशाख था। तो ये 3 लोग यहाँ से जो राजा हैं इससे संबंधित है, इसको याद रखिएगा, सुदर्शन झील से संबंधित है। फिर कुछ नाम और उपाधियां, जैसे अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त की थी परक्रमांक, व्याघ्र क्रमांक, अप्रतिरथ, पृथ्व्य, प्रथम वीर, ये सब समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की थी विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की थी क्रमादित्य। तो ये उपाधियां याद रखिएगा। सिकंदर के समय भारत कौन कौन से आए थे, कौन कौन लोग आए थे, सिकंदर के साथ ही आए थे ये लोग। तो निर्याकस, अनुस्क्रेटस और एरिस्टोबुलस ये सब आए थे सिकंदर के साथ 326 ईसा पूर्व में। इसके अलावा एक डायमेकस था, ये सीरिया के राजदूत एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो पूछा जा सकता है डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था डायनोसिस। ये मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने इसको भेजा था। मिस्र के राजा ने डायनोसिस को भेजा था और सीरिया के राजा ने डायमेकस को भेजा था। और दोनों किसके दरबार में आए थे, दोनों जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार अशोक का पिता था। नेक्स्ट बात करेंगे पुस्तक और लेखक। तो पुस्तक और लेखक में यहाँ पर लाइफ ऑफ ह्यूनसांग किसकी ये रचना है, तो हुई ली की। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। हिस्टोरियल जो है ये पैम्पेस ट्रोगस फिलिपकस की रचना है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द हिस्ट्री याद रखिए हेरोडोटस की है। और ज्योग्राफी जो है ये टालमी की रचना है। ज्योग्राफी याद रखिएगा किसकी रचना है, टालमी की। और द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की। ये 2 नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था, जिसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। तो पूछा जा सकता है कि शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, तो दंतीदुर्ग ने। कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन था, राजधानी थी कदम वंश की वनवासी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सरस्वती पत्रिका और इसके कुछ पत्र और पत्रिका हैं, संपादक हैं। तो सरस्वती के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद, कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट थे, ब्राह्मण पत्रिका के पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। अभी जो पत्रिकाएं होती थी इसके कई संपादक होते थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। प्रताप पत्रिका के गणेश शंकर विद्यार्थी थे, प्रभा जो थी इसके बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। इसके अलावा बंगाल गजट जो था इसके लेखक मतलब इसको संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस सिक्की थे, पहला ये पत्र था 1780 में आया था ये। इंडिया गजट जो था इसके संपादक हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ईस्ट इंडियन के हेनरी विवियन थे, सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ज़्यादातर जो नाम रहता है ईश्वरचंद विद्यासागर का ही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ गुफाएं हैं जैसे कन्हेरी की गुफा। इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसमें गुफाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो कन्हेरी की गुफा में है, महाराष्ट्र में है ये। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो परिसर है महाराष्ट्र में, उसी के अंदर ये गुफा है। और इसमें जो है यहाँ पर गुफा नंबर 41 में 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन है। तो पूछा जा सकता है बोधिसत्व का अंकन कहाँ पर मिलता है, तो हमें कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा अजंता गुफा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 29 गुफाएँ हैं और इनमें से गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष हैं, बाकी सब मतलब समय के साथ खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलोरा की गुफा। इसमें 34 गुफाएं हैं एलोरा की गुफाओं में। इसमें गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो के एग्जाम में UPSSC के थ्रू, वो पूछा जा सकता है, यहाँ पे गुफा नंबर नहीं पूछा जाएगा। एलोरा गुफाएं जो है किन किन धर्मों से संबंधित हैं या फिर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो तीनों से संबंधित है, बौद्ध, जैन और हिंदू। इसके अलावा एलिफेंटा की जो गुफाएं, ये सभी गुफाएं जितनी हम देख रहे हैं सब महाराष्ट्र की ही गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदुओं में भी शैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं? पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो सभी कृत्रिम देख लेते हैं, सभी प्राकृतिक। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई का, तूतीकोरिन तमिलनाडु का, एन्नौर तमिलनाडु का, नाहवा शेवा जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र का है। तो ये बस इतना याद रखिए कि यही कृत्रिम है, बाकी सभी मतलब आर्टिफिशियल हैं ये, बाकी सभी प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं ये। कौन कौन सी प्राकृतिक है? मुंबई महाराष्ट्र का, पारादीप उड़ीसा का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, कांडला गुजरात का, मार्मुगोआ जो गोवा का है, कोचीन केरल का, हल्दिया पश्चिम बंगाल का, इसके बाद जो न्यू मैंगलोर कर्नाटक का, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का। तो ये जो है प्राकृतिक है और कृत्रिम वाले भी हमने देख लिए। कृत्रिम वाला बस याद रखिए, प्राकृतिक अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चट्टान प्रणाली का क्रम, पहले कौन सी चट्टान आई उसके बाद कौन सी आई? तो पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आई थी, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। सबसे रिसेंट वाली गोंडवाना है और गोंडवाना में ही कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे जो महंगी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में महंगी धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ठंडी धारा, महासागरीय जलधारा और गर्म जलधारा। इसका मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अगर मैप के थ्रू आपको देखना है तो महासागरीय धाराएं लिखिएगा और ब्रेक टाइम क्लासेस लिखिएगा तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। अब ठंडी महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है? कनारी है जो कि उत्तरी अटलांटिक में बहती है, हम्बोल्ट है पेरिवियन जलधारा जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, ओयासियो जो है जापान के बगल जापान की तरफ जाती है, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, मतलब ऊपर से नीचे आती है। फिर कैलिफोर्निया जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की है, लेब्राडोर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, ग्रीनलैंड भी ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है, आर्कटिक और अटलांटिक के पास है ये, और बेंगुएला जो है दक्षिणी अटलांटिक में बैठी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड भी ठंडी है। तो ये हम्बोल्ट, कनारी, ओयासियो, कैलिफोर्निया, फिर लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, बेंगुएला, फॉकलैंड, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। अब गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है? तो अगुलहास है हिंद महासागर में बहती, कुरोशियो जो प्रशांत महासागर की है, अलास्का उत्तरी प्रशांत महासागर की, सब गर्म है। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक की है, दक्षिणी अटलांटिक की है फ्लोरिडा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की है, सबसे मेन गर्म जलधारा अगर पूछा जाए तो गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक में बहती है। ऐसे ये विषुवत रेखा है, इसी के इधर ऐसे से ये जो धाराएं वो बहती हैं, जो इधर को आती है वो ठंडी होती है, जो ऊपर को जाती है वो गर्म होती है। नॉर्वेजियन भी गर्म जलधारा है, उत्तरी सागर के पास बहती है। इरमिंजन गर्म है, उत्तरी अटलांटिक में बहती है। एंटिलीज उत्तरी अटलांटिक में बहती है। मोजाम्बिक चैनल ये गर्म जलधारा हिंद महासागर की है। तो ये जलधाराएं अच्छे से देख लीजिएगा मैप के थ्रू, और ये आपको इसी चैनल पे ही मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसको। फिर यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है कि जो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का तट है, मान लीजिए महाराष्ट्र से ये गोवा तक का तट है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कोंकण तट कहा जाता है।
कन्नड़ तट कौन सा है? तो कन्नड़ तट जो है या फिर कर्नाटक तट भी इसको कहते हैं, गोवा से मैंगलोर तक है, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट। फिर मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी, फिर आता है मालाबार तट। फिर आता है उत्कल तट, कहाँ पर है? तो यहाँ पे उड़ीसा के पास वाला जो तट है उसको कहते हैं उत्कल तट। फिर उत्तरी सागर तट कौन सा है? तो गोदावरी से कृष्णा नदी तक, गोदावरी से कृष्णा नदी तट का जो तट है उसको उत्तरी सागर कहते हैं। फिर कोरोमंडल, ये लास्ट वाला जो तमिलनाडु वाला तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये तटों के बारे में पूछ लिया जाता है किसके किसके बीच में है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।